ये है एक आम जॉइंट फैमिली का घर, जहाँ यूं तो सब कुछ बड़ा प्यारा सा लगता है, परिवार एकजुट सा लगता है, पर अकेले में सभी अंदर ही अंदर अलग होने का इंतजार कर रहे होते हैं। पर पहले ये मुद्दा उठाने की हिम्मत किसी में नहीं, इसीलिए अपने इस जॉइंट फैमिली वाले परिवार से परेशान रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही प्रीति फोन पर अपनी माँ से अपना दुखड़ा रो रही थी। परेशान परेशान हो गई हूँ मैं मम्मी, 1 साल और बेटा, फिर तो अलग होना ही है। बच्चा कर ले बेटा, फिर तो अलग होना ही है। ये कर ले बेटा, फिर तो अलग होना ही है। वो कर ले बेटा, फिर तो अलग होना ही है। इसी सब में 5 साल निकल गए, बच्चा भी पैदा कर लिया मैंने और वो पल भी गया। अब कब छूटेगा ये चिड़िया का घर? मैं आज ही मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। अरे कसम से तू ना पागल है, पहले अलग नहीं हुई तो हुआ ना फायदा तुझे। मोनू देख पल गया ना, तेरी सास तो जवान पड़ी है, तुझसे ज्यादा जान उनकी हड्डियों में है। वो बात अलग है कि वो हिलना नहीं चाहती, पर मोनू को संभालने के बहाने वो हिली तो। घर में थी तभी तो कभी किसी ने देख लिया मोनू को, कभी किसी ने। वहीं तो अलग रहती तो कैसे संभलता मोनू। और जब इतने दिन रुकी है, इतना सब कुछ सहा है, तो कुछ दिन और रुक जा बेटा। कुछ महीने की बात है बस, फिर तेरे ससुर की रिटायरमेंट हो जाएगी। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलता है पता है ना तुझे? उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर तू रिटायरमेंट के पैसे के आने से पहले अलग हो जाएगी तो जो पैसे आएंगे ना उसमें तुझे ना के बराबर हिस्सा मिलेगा। हाँ। अरे हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे रे, ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? तुमने नहीं सोचा बेटा, पर तेरी देवरानी ना सब सोच कर बैठी होगी। अब तू ये सब छोड़ और दामाद जी के साथ मिलकर ये प्लान कर कि तुझे घर कहाँ लेना है। घर नहीं मम्मी, मैं तो फ्लैट लूंगी। यहाँ प्रीति अपनी माँ से इस बारे में बात कर रही थी तो वहाँ स्वाति अपने पति से, अब बस पापा जी के पैसे आ जाए, फिर किसी चीज की टेंशन नहीं है। आए तो स्वाति, मैंने तो जमीन भी देख कर रखी है, बस पैसे आए और हम अपना घर बनाकर इस घर से अलग हो। दिन भर वही किचकिच, और तुम पर जो पूरे घर के काम का प्रेशर आ जाता है सो अलग। वही तो, तुम्हारी भाभी एक दिन का भी उठाना नहीं चाहती। पता नहीं क्या काम करती है किचन में, आधा से ज्यादा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। झाड़ू मैं करती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, घर में सारे ऊपर के काम मैं करती हूँ, ऊपर से रसोई में भी मुझे फंसा देती है। कोई नहीं मेरा बच्चा, जहाँ इतने दिन बर्दाश्त किया है, कुछ महीने और सही, एक बार पैसे आ जाए फिर सबको राम राम करके हम तो निकल जाएंगे। नाश्ते के वक्त सभी एक साथ खाने के टेबल पर बैठते हैं, जहाँ शेखर कहता है, बहू मुझे टिफिन मत देना, आज मेरे ऑफिस में मेरी रिटायरमेंट पार्टी है, खाने का इंतजाम भी रहेगा तो टिफिन ले जाकर क्या करूंगा। एक काम करो, तुम सब भी चलो। अभी तो आपके रिटायरमेंट में 2 महीने बाकी है ना पापा जी, फिर आज पार्टी कैसे? कहीं आपके ऑफिस वाले आपके 2 महीने की सैलरी डकाने की फिराक में तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, असल में मेरी रिटायरमेंट तो बेटा 1 महीने पहले ही हो चुकी है। वो तो बस ऑफिस में मेरी जान पहचान है, तो 1 महीने से मैं ऊपरी सैलरी उठा रहा हूँ। पर अब मेरे पोस्ट पर एक मैडम कल से आने वाली है, इसलिए आज ही रिटायरमेंट पार्टी दे रहे हैं ऑफिस वाले। फिर जरा पेपर वर्क बाकी है, उसके बाद रिटायरमेंट के पैसे आ जाएंगे, उसके बाद मेरा जो पेंशन आएगा वो आएगा, बस वही है। सैलरी तो कहाँ आएगी। तो क्या हुआ पापा, आपके 2 जवान बेटे आपके कंधे नहीं है क्या? मैं तो कभी नहीं चाहता था कि आपको इतनी उम्र में काम करना पड़े, पर घर पर बैठे किसका मन लगता है। खैर, अब तो आप रिटायरमेंट बाद की प्लानिंग कीजिए, कहाँ घूमेंगे, कहाँ जाना है। बिल्कुल सही कहा भैया, पर पापा इस सबसे पहले मुझे लगता है हमें अपना घर बनाने की सोचनी चाहिए, वरना करोड़ों भी पैसे क्यों ना आ जाए, फिजूल खर्चे तो रुकते ही नहीं, और इस तरह घूमने फिरने में, छोटे मोटे शॉपिंग में पैसे उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये छोटे खर्चे दिखते भी नहीं और इंसान कंगाल हो जाता है। समझदारी इसी में है कि पहले ही एक पूंजी खड़ी कर दी जाए, बुढ़ापे में आप उस घर के एक फ्लोर में रेंटर्स को रखकर आराम से पैसे उठा सकते हैं। अरे बिल्कुल बकवास आइडिया है, आज के जमाने में घर कौन बनाता है? और अगर घर बनवाया भी, 24 घंटे मजदूरों पर नजर रखनी पड़ेगी कि वो काम कैसा कर रहा है, कौन सा सीमेंट ले रहा है, कौन सा बालू ले रहा है। और इतनी फुर्सत है किसके पास? है तेरे पास या मेरे पास? तो पापा है ना, अब तो रिटायर भी हो चुके हैं, वो आराम से नजर रख पाएंगे। इस उम्र में तो पापा से काम करवाएगा? नहीं नहीं पापा, फ्लैट ही अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से फ्लैट छोटा भी रहता है, ज्यादा संभालना भी नहीं पड़ता।
पैसे आए भी नहीं और तुम सब बहस करने लगे। जब पैसे आएंगे तब देखा जाएगा। और जैसे ही शेखर अपने रिटायरमेंट के आने वाले पैसे के बारे में बात छेड़ता है, उसके बाद से ही उस घर में इस बात पर बहस छिड़ी रहती है कि आने वाले पैसों से फ्लैट बनेगा या घर। ऐसे ही जब एक रात दोनों भाइयों में इस मसले पर बहस चल रही थी, स्वाति बीच में आकर रोहित का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। तुम पागल हो क्या? क्यों कर रहे हो इस बात पर बहस कि आने वाले पैसे से फ्लैट बनेगा या घर? हमें क्या, हमें तो अपने पैसों से मतलब है। हम अपना पैसा लेंगे तब तो अलग फ्लैट बनवाएंगे। यहाँ तुम फिर से जॉइंट फैमिली के साथ फंसवा दोगे मुझे। अरे रे मेरी भोली बेबी, तू भी ना। अब देख, डायरेक्टली मैं पापा से अपने हिस्से के पैसे मांग नहीं सकता। इस तरह बहस बढ़ेगी तभी तो घर का माहौल ऐसा होगा कि पापा परेशान होकर हमें हमारे हिस्से के पैसे दे देंगे। कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। क्या तेज दिमाग पाया है आपने। वहां प्रीति और रोहित घर का माहौल बिगाड़ कर खुश हो रहे थे, तो यहाँ शेखर और वसुधा परेशान। ये पैसा तो काल की तरह आ गया है हमारे घर वसुधा जी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे बस अपने घर शांति चाहिए। तो पैसे आते ही इन दोनों को इनका हिस्सा दे दीजिएगा। जिसे घर बनाना होगा घर बना लेगा, जिसे फ्लैट बनाना होगा फ्लैट बना लेगा। कम से कम दोनों भाई का रिश्ता तो खराब ना हो। बात तो सही कही आपने मम्मी जी। इस पैसे के कारण ना घर का माहौल बहुत ज्यादा ही खराब हो रहा है। अब अगर पैसे बांटने के बाद भी घर में शांति आए तो यही सही। अरे वाह भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। अलग होने की बात डायरेक्टली करनी भी नहीं पड़ेगी। बिना अलग हुए अलग हो गए हम तो। जैसे ही पैसे बंटने की बात होती है, घर का माहौल वापस से ठीक हो जाता है। ऐसे में एक दिन वसुधा अपनी ननद कोकिला को कॉल लगाती है। कब तक प्लॉट हैंड ओवर करोगे तुम लोग घर बना के? जब तक शर्मा जी की समाधि बन जाएगी तब तक? उनके बेटे की शादी परसों है, कल तक प्लॉट उनको सौंपना है हमें। कल सुबह तक काम नहीं हुआ ना तो कोकिला कैसी है जानते हो ना घर बना के। हाँ सॉरी मैडम, वो जरा बिट्टू के कारण देरी हो गई। मैं अभी काम पूरा करवाता हूँ। वैसे आपका फोन बज रहा है मैडम, देख लीजिएगा। बड़े दिनों बाद आज भाभी ने मुझे कॉल किया। क्या बात है, घर बना के? हाँ भाभी जान, कैसी हो? पीछे से जरा भी आवाज नहीं आ रही, बड़ा शांत सा माहौल है। क्या बात है? अब क्या बताऊं कोकिला, मेरे तो यहाँ पंख टूट कर बिखरे पड़े हैं। जब से तेरे भैया के रिटायरमेंट के बाद आने वाले पैसों की बात घर पर छिड़ी है ना, मेरा घर तो अखाड़े का मैदान बन गया है। दोनों भाई दिन भर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे। फिर इन्होंने सोच लिया आने वाले पैसों के 3 हिस्से कर देंगे, तब जाकर कहीं शांत हुए हैं। बताओ भाभी, भैया के रिटायरमेंट के पैसे आ गए और किसी ने मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। क्या मेरा हक नहीं बनता उन पैसों पर? अब तो ना बाबूजी रहे ना माँ, अब तो मेरा मायका मेरे भाई से ही है। मैं आ रही हूँ इस खुशी में शामिल होने, घर बना के। कहाँ वसुधा ने अपना मन हल्का करने के लिए अपनी ननद को फोन किया था, पर यहाँ तो एक और हिस्सेदार आता हुआ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह आंखों पर काला चश्मा लगाए फोन पर बात करती हुई कोकिला अपने मायके पहुंच जाती है घर बना के। हाँ मेहता जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा कोकिला मोदी के हाथों में है। सब कुछ सेट कर दूंगी घर बना के। अरे बुआ जी आप, अरे स्वाति पानी तो लाओ। अरे भाई मेरी बुआ जी आई हैं। कोकिला आते ही सोफे पर ऐसे बैठ जाती है मानो वो कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन हो। धोखा दे दिया ना भैया तुमने मुझे। मेरी शादी के वक्त बाबूजी और माँ ने कितने ही पैसे लगाए थे, ना के बराबर। तब याद है तुमने क्या कहा था? बहन, जब मेरी स्थिति अच्छी होगी तब मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। मेरा बेटा हो गया, बेटे की शादी हो गई, पर तुमने कुछ नहीं लगाया। अब तो अच्छी खासी मोटी रकम आ गई है तुम्हारे पास। अब तो खर्च कर दो अपनी बहन पर घर लगा के। बहनों पर खर्च करना तो पुण्य की बात होती है। इस 1.5 करोड़ में से 30 लाख तेरे और बाकी 1 करोड़ 20 लाख में 40-40 लाख के 3 हिस्से होंगे। ये बात हुई ना घर बना के। चलो कोई नहीं, उम्मीद तो मैंने 50 लाख से ऊपर की थी, पर ठीक है अब 30 लाख ही सही।
इन पैसों को ऐसे अच्छे से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगी कि आने वाले 5 सालों में ये 30 लाख 60 लाख होकर वापस आ जाएंगी। तभी कोकिला का फोन बज जाता है और वो क्लाइंट से बात करने अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर स्वाति फुसफुसाकर प्रेम से कहती है, बुआ जी को तो बड़ी नॉलेज है प्रेम। मुझे तो लगता है हमें बुआ जी से मशवरा लेना चाहिए अपने पैसों को लेकर। आज हम 40 लाख घर पर लगा दे, उससे अच्छा है कि ऐसी किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया जाए जो 5 साल में हमारे 40 लाख 80 लाख हो जाए। फिर घर क्या, पूरा बंगलो बना लेंगे हम। बिल्कुल सही कहा स्वाति तुमने। इससे पहले कि इस मौके का फायदा भैया भाभी उठाए, हमें पहले जाकर बुआ जी से बात कर लेनी चाहिए। और बिना देरी किए स्वाति और प्रेम सीधा कोकिला के पास जाते हैं और उससे इस बारे में बात करते हैं। आपसे एक बात करनी थी बुआ जी। वो क्या है ना, आजकल 40 लाख रुपए में होता ही क्या है। मेरा तो मन है घर बनाने का, पर भैया फ्लैट की जिद लिए बैठे। अब वो अलग से फ्लैट ले ही लेंगे तो ना चाहते हुए भी ये घर तो बिखर ही जाएगा। आप ही बताइए, घर लेने की सोचकर मैं गलती कर रहा हूँ क्या? बड़ा सा घर होगा, सब अलग अलग फ्लोर पर रह लेंगे। मैं तो चाहता हूँ पूरा का पूरा पैसा एक साथ घर बनाने में जाए। पर वही बात होगी, मैं तो पूरे पैसे लगा दूंगा पर बाकी सब अपने हिस्से का पैसा बचा लेंगे। हमें भी अपने आगे की जनरेशन के बारे में सोचना होगा ना बुआ जी। इसलिए फिर मैंने कहा हम एक तल्ले का ही घर बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे। तो इसमें जरा आपकी राय चाहिए कि क्या किया जाए। तुम दोनों ना मूर्ख हो बिल्कुल। घर बना के शेखर भैया तो इस घर को छोड़ने वाले नहीं, भले ही ये जर्जर पड़ा हुआ है। और रोहित की तेजी देखकर लगता है वो अगले महीने तक फ्लैट ले ही लेगा। मैं तो कहती हूँ इस पैसे को एक अच्छे से प्लॉट में लगा दो। मेरी नजर में एक जमीन है जो आने वाले समय में सोना उगलेगी। मैं खुद के पैसे भी तो उसी में लगा रही हूँ। अभी 2 कट्टा जमीन लेकर छोड़ दो, आने वाले 5 साल में हाथ में 80 लाख रुपए तक आ जाएंगे। इतनी तो एफडी से भी नहीं आते। और घर में क्या करना है, रहना ही तो है। तेरा बड़ा भाई तो पहले ही अलग हो जाएगा। फिर इस घर में कुछ पैसे लगा कर इसे ठीक करवा लेना और आराम से रहना। देखा, मैंने कहा था ना बुआ जी से आइडिया लेना सही रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं बुआ जी आप। पापा मम्मी तो ऐसे भी किसी से कोई काम करवाते नहीं, और अब अगर सास ससुर 2 बोल भी दे तो क्या हो गया। कोकिला की प्रेम और स्वाति से बात हो रही थी कि दरवाजे के बाहर से गुजरती प्रीति सब सुन लेती है। तो ये दोनों बुआ जी का सपोर्ट ले रहे हैं, पर बुआ जी वो प्लॉट मुझे ही दिलवाएंगी, और वो कैसे, ये मैं जानती हूँ अच्छे से। रात को सभी के सोने के बाद रोहित और प्रीति कोकिला के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या बुआ जी आप भी ना बिजनेसमैन कहती हैं खुद को, पर गलत लोगों के साथ हाथ मिलाने वाली थी। मैं आपको 1 लाख रुपया कमीशन दूंगी, आप हमारे पैसे उस प्लॉट में लगवा दीजिए। 4 लाख हम इस घर के रेनोवेशन में लगा देंगे और 35 लाख रुपया आपके हाथ में दे देंगे। ये हुई ना सीधी बात। अब तो निश्चिंत हो जा बेटा, और 35 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भिजवा दे, बाकी समय मैं देख लूंगी। अगली सुबह खाने के टेबल पर दोनों बहुएं कोकिला की आओ भगत करने में लग जाती हैं। आपको तो बुआ जी मेरे हाथों की बनी पूरियां ही खानी पड़ेगी। फिर ये नान कौन खाएगा बुआ जी? आपको ये नान ही खाना होगा। चलिए बुआ जी, मुंह खोलिए चलिए। जिस दिन से तुम आई हो ना कोकिला, उस दिन से मेरे घर का माहौल सुहाना हो गया है। आज जाकर कितने दिनों के बाद लग रहा है कि इस परिवार में प्यार है। शेखर से अपने हिस्से के 40 लाख रुपए लेने के बाद प्रेम और रोहित उस पैसों से ज्यादा फायदा उठाने के लालच में अपनी बुआ को मोटे मोटे कमीशन का अमाउंट दे देते हैं। मुझे पता है बुआ जी, भाभी आपको 1 लाख रुपया कमीशन दे रही है ना, तो ये रहे मेरे 3 लाख कमीशन के। अब वो प्लॉट मेरे नाम ही होना चाहिए। चलो ये भी सही है। फिर तुम यहाँ का रेनोवेशन का काम शुरू करवा दो, मैं तब तक वो प्लॉट तुम्हारे नाम का रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। घर बना के बुआ जी। और इस तरह अपने दोनों भतीजे को झांसा देकर कोकिला दोनों के पैसे लेकर फरार हो जाती है। 1 हफ्ते बाद भागता हुआ प्रेम रोहित के कमरे में आता है। भैया अब क्या होगा? बुआ जी फोन ही नहीं उठा रही है। मैंने उन पर विश्वास करके पूरे 37 लाख रुपए दे दिए थे। हे भगवान, बुआ जी ने तो मुझसे भी 38 लाख रुपए लिए हैं। उन्होंने तो कहा था कि वो तेरे पैसे प्लॉट में नहीं लगाने वाली। इसका मतलब बुआ जी हम सभी को झांसा देकर चली गई हैं। ये तो वही बात हो गई, बिल्ली की लड़ाई में बंदर ने बाजी मार ली।
इतने बड़े घाटे के बाद चारों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है 2-4 घंटे रोने के बाद। घर पर तो हमने रेनोवेशन का काम लगवा ही दिया है। मेरे पास 2 लाख रुपए है और तेरे पास 3। ये 5 लाख से इस घर को ठीक करवा लेते हैं, फिर जैसे रह रहे थे रहेंगे और क्या। हाँ भैया, वैसे भी एकता में ही बल है, और ये बुआ जी को तो कीड़े पड़ेंगे, मुझे विश्वास है। खाई लगेगी उन्हें मेरी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। सभी कोकिला तक पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं पर पहुंच नहीं पाते। 15 दिन बाद कोकिला शेखर को बाजार में मिलती है। आपको भी यही लगा क्या भैया कि मैं आपके पैसे लेकर चंपत हो गई चूना लगा के? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन भाभी ने मुझे फोन करके घर के खराब माहौल के बारे में बताया था, मैं तभी समझ गई थी कि मेरे दोनों भतीजों के दिमाग में दूसरी ही खिचड़ी पक रही है। इसीलिए मैं बिना सोचे समझे सीधा आपके घर आ गई। आपके दोनों सपूतों को सिर्फ पैसे से मतलब था। एक अपना फ्लैट लेकर अलग हो जाने वाला था और दूसरा अपना घर लेकर। और बुढ़ापे में आपके और भाभी के पास न पैसे बचते न ही कोई अपना। इसलिए मैंने ये चाल चली और सारा पैसा उनके हाथ से निकलवा लिया। ये रहे पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए। इसे जाकर अपने नाम पर बैंक में लगा लीजिएगा। उन दोनों को हमेशा यही लगता रहेगा कि मैं पैसे लेकर भागी और पैसे आपके पास भी रहेंगे। जिस भाई की तेरे जैसी बहन हो ना, उसे कभी किसी चीज की फिक्र हो ही नहीं सकती कोकिला। मैं तो समझ ही गया था कि तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसीलिए तो मैंने तुझे फौरन 30 लाख रुपए दे दिए थे। और इस तरह कोकिला के दिमाग और उसके भाई के उस पर विश्वास के कारण शेखर का पुराना घर भी नया सा बन जाता है और उसका परिवार भी नहीं टूटता। ईशा अपने परिवार में इकलौती बेटी थी। इकलौती होने के कारण घर में सबकी लाडली और सर चढ़ी थी। माँ तो उसे हमेशा ही पलकों पर बिठा कर रखती। ईशा बेटा, तुम्हारी मम्मी तो पूजा में गई हुई है, तुम ही 1 कप चाय बना दो। पापा, मम्मी 10 मिनट में आ जाएगी, आप मम्मी से बनवा लेना ना। आपको पता है मुझसे किचन के काम नहीं होते। 1 कप चाय बनाने में कितनी मेहनत लगती बेटा, 5 मिनट का भी काम नहीं है। और वैसे भी अब ग्रेजुएशन हो गया है तुम्हारा, थोड़े टाइम बाद शादी होगी, थोड़ा काम करना सीखोगी तो आगे चलकर तुम्हारे ही काम आएगा ना। पापा ये क्या है, आप हर समय मुझे शादी का ताना देते रहते हो। ये तो कोई बात नहीं होती। अब मेरी ग्रेजुएशन हो गई, इसका मतलब मुझे 24 घंटे बस घर के काम करने हैं क्या? ये कैसी सोच है आपकी? बेटा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हें 24 घंटे बस घर के काम करने हैं? तुम तो पूरा दिन अपने कमरे में बेड पर लेटकर मोबाइल देखती रहती हो। तुम्हारी माँ तुम्हें कोई काम सिखाना नहीं चाहती। देखना, कल को शादी के बाद तुम्हें पापा की बातें याद आएंगी। बेटा, बेटियां राजकुमारी सिर्फ माँ बाप के घर में होती है। शादी करके दूसरे घर जाओगी ना तो वहां कोई तुम्हारे नखरे नहीं उठाएगा। इसलिए इतनी भी कामचोर मत बनो कि 1 कप चाय के लिए भी तुम्हें ऐसे मुंह बनाना पड़े। पापा की बातों को इग्नोर करके ईशा वापस अपने कमरे में चली गई थी और कंबल में लेटकर फिर से मोबाइल चलाने लगी थी। भगवान ही मालिक है इस लड़की का, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा इसका। थोड़ी देर बाद ईशा की माँ मंदिर से लौट कर आती है। अरे भाग्यवान, 1 कप चाय पिला दो। ऑफिस से थके हारे घर आओ तो 1 कप सुकून की चाय भी नसीब नहीं होती। या तो तुम मुझे चाय नाश्ता कराने के बाद मंदिर जाया करो, या फिर हमारी चाय बना कर रख जाया करो। भाई, तुम्हारी बेटी से तो कुछ भी कहना बेकार है। देखिए जी, आप ना बात बात पर मेरी बेटी के ऊपर राशन पानी लेकर मत सवार हुआ करो। अरे बच्ची है, सीख लेगी। और क्या जरूरत है बच्ची पर काम का दबाव डालने की? ईशा की माँ उसे आवाज लगाती है। ईशा बेटा, आओ देखो, मैं मंदिर से लड्डू लेकर आई हूँ, खा लो। मम्मा, मेरे रूम में ही आकर दे दो ना प्लीज, इतनी सर्दी हो रही है, मुझसे तो ब्लैंकेट से निकला ही नहीं जा रहा। और पापा है कि मुझे हर समय बस काम बताते रहते हैं। आपको पता है ना मुझे सर्दी लग जाती है। हाँ बेटा, मुझे पता है बच्चा, तो आराम से बैठ ब्लैंकेट में। मैं अब भी तेरे पापा की चाय बनाकर देती हूँ, फिर आती हूँ। तू भी पिएगी क्या चाय? हाँ हाँ माँ, मेरी भी बना देना। भाग्यवान, तुम ना सर पर चढ़ा रही हो अपनी बेटी को। देखना, तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम भी रोगी। वो दिन दूर नहीं है। अरे मैं कोई दुश्मन नहीं, उसका बाप हूँ। ये जो आंखों पर पट्टी बांधकर तुम खतरे से अनजान बनने की कोशिश कर रही हो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला।
ईशा के पापा बार बार ईशा की माँ और ईशा को समझाने की कोशिश करते हैं कि लाड़ प्यार अपनी जगह है, लेकिन बच्चों को आलसी और निकम्मा बनाना कहीं की समझदारी नहीं। लेकिन उसकी माँ के कानों पर तो जू रेंगने को तैयार नहीं थी। जहाँ ईशा आलसी और कामचोर थी, वहीं ईशा का भाई अमित बड़ा समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। घर के कामों में वो हाथ बटाता और पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा अच्छे नंबर लेकर आता, जिसके कारण उनके पापा हमेशा बेटे से बहुत खुश रहते। मम्मी पापा ना मुझ में और भैया में बहुत अंतर करते हैं। उनको तो बस हर चीज में भैया ही अच्छे लगते हैं, मेरी तो हर चीज में कमी निकालते हैं वो। बेटा मैं कमी नहीं निकालता हूँ तुम्हारे में। जैसे अमित मेरा बेटा है वैसे तुम भी मेरी बेटी हो। लेकिन वो तारीफ वाले काम करता है, इसीलिए तो मेरे मुंह से उसके लिए तारीफ निकलती है। बिना कहे कोई मेहमान आ जाए तो वो उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आता है, बाजार से सामान खरीद कर लाता है। घर के सारे बिल भरने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है, और उसके साथ साथ पढ़ने में भी अव्वल है वो। अब उसके अंदर काबिलियत है तो उसकी तारीफ तो बनती है। पापा के मुंह से भाई की तारीफ सुनकर ईशा अमित से मन ही मन जलने लगी थी। नफरत का ये बीज धीरे धीरे पौधा बनने लगा था। कुछ समय के बाद ईशा की माँ की मौत हो जाती है और मायके में जैसे वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। ईशा के पापा भी पत्नी की मौत के सदमे से उभर नहीं पा रहे थे। दो बच्चों की शादी की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं के ऊपर थी, इसलिए अब वो जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहते थे। क्या बात है पापा, आजकल आप बहुत परेशान नजर आते हैं। कुछ बात है तो बताइए ना। अब तो मैं जॉब भी करने लगा हूँ, अगर पैसों की तंगी है तो आप मुझसे कह सकते हैं। नहीं बेटा, पैसों की तो कोई तंगी नहीं। तुम्हारी माँ की मौत के बाद मुझे समझ में आया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई, भगवान ना करे अगर कल को मुझे भी कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होगा। बस इसी चिंता में मैं दिन रात बेचैन रहता हूँ। अरे अब कैसी बात कर रहे हैं पापा, आपको कुछ नहीं होगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अभी तो माँ के जाने के सदमे से हम बाहर भी नहीं आए और आप ऐसी बातें करने लगे। बेटा मृत्यु तो अटल सत्य है। माँ बाप को तो एक दिन दुनिया से जाना ही होता है, लेकिन हाँ जाने से पहले मैं अपनी अधूरी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहता हूँ। मैंने 2-3 जगह बात चलाई है। ईशा की शादी हो जाए, वो अपने ससुराल चली जाए तो मेरे मन को थोड़ा सुकून मिल जाए। ईशा की शादी के बाद जल्दी ही तुम्हारे बेहाथ पीले कर दूंगा, फिर उसके बाद मेरे सीने पर कोई बोझ नहीं रहेगा। और वैसे भी कल को तुम्हारी माँ को भी तो ऊपर जाकर जवाब देना है ना। अगर जिम्मेदारियां निभाए बिना ही मेरा बुलावा आ गया तो क्या जवाब दूंगा तुम्हारी माँ को। पापा की बात सुनकर अमित उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता है। जल्दी ही ईशा के पापा एक अच्छा परिवार देखकर उसकी शादी सुमित के साथ कर देते हैं। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है और अब ईशा की सास घर की जिम्मेदारियां ईशा को उठाने के लिए कहने लगती है। मम्मी जी, मैंने घर के काम कभी नहीं किए। मैं अपने पापा की प्रिंसेस थी। मेरी माँ ने राजकुमारी की तरह रखा मुझे, कभी 1 गिलास पानी भी नहीं उठवाया। और आप चाहती कि मैं पूरे घर का काम अकेले करूं? देखिए मुझसे ना इतना काम नहीं हो पाएगा। अब कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? वैसे भी सब्जियां काट काट कर मेरे हाथ पूरे खराब हो गए हैं। देखो बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हम समझते हैं कि अभी तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, और ये भी हो सकता है कि तुमने मायके में कभी कोई काम ना किया हो। काम वाली भी मैं लगवा दूंगी, उसमें भी मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बेटा शादी के बाद घर गृहस्थी के कामों से अगर जान छुड़ाने की कोशिश करोगी तो घर गृहस्थी नहीं चल पाएगी। घर के कामों में थोड़ा मन लगाओ, मन लगाकर काम करोगी तभी तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। वैसे भी मैंने कब तुमसे सारा काम अकेले करने को कहा है। अगर सब्जी तुम काटती हो तो चौका मैं लगा दूंगी, तुम घर की साफ सफाई करती हो तो मैं कपड़े धो देती हूँ। मैंने तो कभी भी घर का पूरा काम अकेले तुम्हें करने के लिए नहीं कहा। देखा, मार दिया ना आपने ताना। अब मुझे यही बताना चाह रही है ना कि मैं किसी काम की नहीं हूँ और घर के सारे काम आपको करने पड़ रहे हैं। अरे मैं कह रही हूँ अगर आप लोगों को घर के काम ही करवाने थे तो कोई नौकरानी ले आते शादी करके, बहू लाने की क्या जरूरत थी? देखो बेटा, तुम ना बात का बतंगड़ बना रही हो। मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं बस ये कह रही हूँ कि घर में नौकरानी के बाद भी ऐसे बहुत से काम होते हैं जो अपने हाथों से ही करने पड़ते हैं, इसलिए काम से जी चुराने का कोई सोल्यूशन नहीं है। तुमसे झाड़ू पोछा नहीं होता, कोई बात नहीं, उसके लिए हम काम वाली लगवा देंगे।
लेकिन खाना बनाना, घर को व्यवस्थित रखना, घर आए मेहमानों की खातिरदारी करना, ये सब तो तुम्हें ही करना होगा ना। और गृहस्थी में तो 1000 काम होते हैं जिनका ना कोई नाम है ना गिनती, लेकिन उसके बाद भी औरतों का सारा जीवन उन्हें करने में बीत जाता है। ऐसे कब तक काम से मन चुराओगी तुम बताओ? अरे मम्मी जी तो मेरे काबू में ही नहीं आ रही। उनके पास तो मेरी हर बात का जवाब है। लगता है सुमित को ही अपने प्रेम जाल में फंसाना पड़ेगा, वरना मम्मी जी तो मुझे बहुरानी से नौकरानी बनाने में ज्यादा दिन नहीं लगाएगी। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। अपने मायके में मैंने कभी 1 कप चाय तक नहीं बनाई, और यहाँ पर मुझे दिन में 3 टाइम का खाना बनाना पड़ रहा है। पापा रे पापा, पूरी जिंदगी इतना काम करना पड़ेगा? मुझे तो सोच के चक्कर आ रहा है। मुझसे ये सब नहीं होने वाला। ईशा अपने पति से कहती है, सुमित तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें 24 घंटे घर में घिस घिस कर साफ सफाई करने वाली और माजी माजी करके घूमने वाली लड़की चाहिए थी, तो तुम गांव की कोई अनपढ़ गवार लड़की ले आते ना। मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? तुम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, मेरा स्टाइल देखो, मेरी एजुकेशन देखो। मैं अपनी सारी जिंदगी क्या घर में झाड़ू पोछा और रोटियां बनाते बनाते बिता दूं? तुम्हारी मम्मी चाहती क्या है मुझसे? और तुम्हें बता कि तुम एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी बिताना पसंद करोगे जो शक्ल से काम वाली नजर आती हो? ईशा, मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ थी। उन्होंने सारी जिंदगी घर को संभालते हुए अपने हाथों से खाना बनाकर हमें खिलाया। घर का एक एक सामान, एक एक कोना मेरी मम्मी का सजाया हुआ है। तो इसका मतलब मेरी मम्मी काम वाली हो गई? अपनी सोच बदलने की जरूरत है तुम्हें। और मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं चाहती जैसा तुमने अभी अभी कहा। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारा घर के काम करने में मन नहीं लगता। मुझे ऑफिस से आए हुए 1 घंटा हो गया। 1 कप चाय तो छोड़ दो, तुमने 1 गिलास पानी तक लाकर मुझे नहीं दिया। पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती हो तुम। 3 महीने हो गए हमारी शादी को, और कितना टाइम चाहिए तुम्हें घर के काम शुरू करने के लिए? हाँ, तुम भी अपनी माँ की तरह बस दिन रात मुझसे लड़ाई झगड़ा करो और हर चीज में मेरी गलती निकालो। इसीलिए तो शादी करके इस घर में लेकर आए थे ना तुम मुझे। बहू नहीं, काम वाली चाहिए तुम लोगों को। मैं भी साफ बता रही हूँ, नहीं होगी मुझसे किसी की गुलामी, और नौकरों की तरह काम नहीं कर पाऊंगी मैं। मैंने राजकुमारी की तरह अपनी जिंदगी बिताई है, और आगे भी मैं वैसे ही रहने वाली हूँ। किसी के दबाव में आकर नौकरानी नहीं बनूंगी मैं इस घर की। हाँ। अगले दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ईशा बेटा, अमित की शादी फिक्स हो गई है। लड़की वाले जल्दी शादी करने के लिए बोल रहे हैं। अगले हफ्ते यानी कि 5 दिन में अमित की शादी है, और हम श्रद्धा को बहू बनाकर अपने घर ले आएंगे। अब तो ज्यादा सोच मत, आज ही दामाद जी के साथ घर आ जा। शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। ईशा को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। मायके जाने का बहाना मिलते ही ईशा तुरंत ही सामान पैक करके अपने मायके पहुंच जाती है। मौज मस्ती के बीच 5 दिन कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता, और अमित की दुल्हन घर आ जाती है। पापा जी, अब भाभी जी घर आ गई हैं, हम लोगों को भी आज्ञा दीजिए। हम लोग भी पूरे 5 दिन से यहीं पर है, ऑफिस की भी बहुत छुट्टी हो गई है। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, अभी चले जाओ, लेकिन जल्दी ही आना। और अब तो बहू भी आ गई है, उसके साथ भी तो थोड़ा समय बिताओगे ना आप लोग। हाँ जी पापा जी, हम लोग जल्दी मिलने आएंगे। ईशा एक बार फिर से ससुराल पहुंच गई थी, और ससुराल आने के बाद उसकी कामचोरी के कारण फिर से बात बात पर खींचतान होनी शुरू हो गई थी। 1 महीने बाद सुमित, भैया की शादी के बाद मैं घर नहीं गई हूँ। भाभी के साथ एक भी दिन नहीं बिताया मैंने। मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिन उनके साथ रहूंगी। ईशा अपने मायके पहुंच जाती है। वहां जाकर उसने देखा कि उसके भाई भाभी के बीच तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार और सम्मान दे रहे हैं। भाई की जिंदगी की खुशियां देखकर ईशा के मन में उथल पुथल मच गई। पता नहीं भगवान ने कौन सी कलम से किस्मत लिखी है भैया की। इनके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है। पापा भी बचपन से सिर्फ इनको ही फेवर करते थे, और अब देखो इनकी शादी को 1 महीना नहीं हुआ और दोनों मियाँ बीवी में कैसे पट रही है। और एक मैं हूँ, 5 महीने हो गए मेरी शादी को। मेरा पति मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। सास हर समय लड़ाई करती रहती है। दम घुटता है मेरा उस घर में। और ये कल की आई हुई श्रद्धा पूरे घर की महारानी बनकर बैठी हुई है। मैंने भी उनकी जिंदगी में आग ना लगाई ना तो मेरा नाम भी ईशा नहीं। ईशा आंखों में आंसू भरकर खाना खा रही थी, तभी भाई अमित ऑफिस से घर लौटता है। अरे रो क्यों रही है, कुछ परेशानी है क्या? कुछ नहीं है भैया,
अब घर में मेरी माँ तो है नहीं, ये सब बर्दाश्त करने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। तेरे कहने का मतलब क्या है? कुछ हुआ है क्या श्रद्धा? क्या बात है? और ये ईशा सूखी रोटी क्यों खा रही है? घर में घी खत्म हो गया है क्या? नहीं नहीं, घी खत्म नहीं हुआ। ईशा ही कह रही थी कि उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उसने घी खाना छोड़ दिया है, इसीलिए उसे बिना घी की रोटियां दी है। क्यों झूठ बोल रही हो भाभी? मैंने कब कहा कि मैंने घी खाना छोड़ दिया? भैया तो अच्छे से जानते हैं मुझे बचपन से घी और मक्खन कितना पसंद है। ढेर सारा घी लगाकर रोटी खाती थी मैं। आपको घी नहीं देना तो अब साफ साफ बोलो। श्रद्धा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी बहन को रोटी पर घी लगाकर देने से मना कर दिया तुमने? ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आप मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। रहने दो भैया, भाभी को कुछ मत कहो। मैं 4 दिन के लिए यहाँ आई हूँ, आपका घर तोड़ने नहीं आई। मैं तो इसीलिए आपसे कुछ कहना नहीं चाहती थी, चुपचाप अपना खाना खा रही थी। वो तो आपने मुझसे पूछ लिया तो मैं अपने आंसू नहीं छुपा पाई। हो जाती है कभी कभी गलती। आप ना भाभी से इस तरह से बात नहीं करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखा श्रद्धा, मेरी बहन अभी भी तेरी तरफदारी कर रही है। कुछ तो सोच लिया होता तूने इतनी छोटी बात करने से पहले। पति की बात सुनकर श्रद्धा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन, ईशा तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, उसके बाद मैं घर की सफाई करूंगी। भाभी आप सफाई बाद में कर लेना, अभी मुझे मार्केट से बेसन के लड्डू लाकर दो। आज मेरा बेसन के लड्डू खाने का बहुत मन है। अगर अभी मैंने इसे लड्डू के लिए मना किया तो फिर से आंसू टपका टपका के अपने भाई के सामने इमोशनल ड्रामा करेगी। हाँ ठीक है, ला देती हूँ। श्रद्धा स्कूटी लेकर मार्केट के लिए निकल जाती है। निशा जानती थी कि आज संडे का दिन है और कुछ ही देर में उसका भाई सोकर उठने वाला है, इसलिए वो जानबूझकर झाड़ू उठाकर सफाई करने लगती है। ईशा, तू झाड़ू क्यों लगा रही है? कहाँ गई तेरी भाभी? भैया भाभी ने कहा कि तुम घर की साफ सफाई कर लो, तब तक मैं बाहर से आती हूँ। वो तो स्कूटी लेकर कहीं बाहर गई है। बहन की बात सुनकर अमित को एक बार फिर गुस्सा आता है। कुछ देर बाद श्रद्धा लौट कर आती है। श्रद्धा, ये क्या तरीका है? 4 दिन के लिए मेरी बहन घर क्या आ गई, तुम्हारे सीने पर सांप लौटने लगे। तुम खुद बाहर घूम रही हो और ईशा से सफाई करा रही हो। कैसी बात कर रहे हो अमित? मैंने कब कहा ईशा को कि वो घर की सफाई करेगा? बल्कि मैं तो। अमित श्रद्धा को बीच में ही टोक देता है। आजकल तुम्हारा व्यवहार बदलता जा रहा है, अपनी आंखों से देख रहा हूं। वरना तुम तो 1 मिनट में मेरी बहन की बात को झूठा साबित कर देती। अगर तुम्हें यही सब करना है ना तो तुम अपने मायके जा सकती हो। ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरी बहन का भी है। ये सब हथकंडे अपनाकर उसे घर से भगाने का तरीका मत ढूंढो। नहीं नहीं भैया, रहने दो अब प्लीज, भाभी को कुछ मत कहो। मैं यहाँ पर मायका तोड़ने थोड़ी ना आई। मैं कल ही अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो। देखा देखा तुमने मेरी बहन कितनी अच्छी है। अभी भी वो तुम्हारा पक्ष ले रही है। तू कहीं नहीं जाएगी बहना, मैंने कहा ना तू यहीं रहेगी। अरे ये तेरा भी घर है। श्रद्धा होती कौन है तेरे साथ इस तरह से व्यवहार करने वाली? पति की बात सुनकर श्रद्धा के मन को गहरी चोट लगी थी। आंखों में आंसू भरकर वो चुपचाप जाकर घर के काम करने लगती है। अगले दिन अमित ऑफिस से आता है तो देखता है कि बहन ईशा घर के बाहर बैठी हुई आंसू बहा रही है। अरे ईशा, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी है और रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं भैया, मैं बस आपसे मिलने के लिए रुकी थी, आपको देख लिया, बस अब अपने ससुराल जा रही हूँ। मेरा और आपका साथ यहीं तक का था भैया, अब मैं फिर कभी भी लौटकर मायके नहीं आऊंगी। भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। बहन की बात सुनकर अब तो अमित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो श्रद्धा श्रद्धा चिल्लाता हुआ घर के अंदर घुस जाता है। अमित श्रद्धा के ऊपर चिल्लाना शुरू कर रहा था कि तभी ईशा का पति सुमित वहां आ जाता है। रुक जाइए भैया, और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि भाभी ईशा के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी? वो तो अच्छा हुआ कि पापा जी ने फोन करके मुझे यहाँ पर जो षड्यंत्र चल रहा था उसके बारे में सब बता दिया। जो इंसान अपनी जिंदगी में खुश नहीं होता ना, वो दूसरे की जिंदगी में भी आग लगाने की कोशिश करता है, और वही किया है आपकी बहन ने। जिस दिन से शादी करके हमारे यहाँ आई है, इसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। पूरा दिन आलसियों की तरह कमरे में पड़ी रहती है। काम के लिए कहो तो माँ और मेरे साथ झगड़ा करती है। उसकी वजह से एक भी दिन हमारा शादीशुदा जीवन सुख शांति से नहीं बीता। वही शादी के बाद जब इसने आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हुए देखा ना,
तो जानबूझकर ये आप दोनों के बीच आग लगाने लगी। ईशा, अभी के अभी भाभी से माफी मांगो। और क्या कहा था तुमने? तुम आज के बाद मायके नहीं आओगी? मायके तो तुम सच में कभी नहीं आ पाओगी। और अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना तो ससुराल में भी नहीं घुस पाओगी। सोच लो तुम्हें क्या करना है। पति की बात सुनकर ईशा रो रो कर भाभी से माफी मांगती है और फिर उसके बाद ससुराल जाकर सही से रहना शुरू कर देती है।